जब मुकेश और आरती जी अपने बेटे की शादी करने के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे, तब उनके किसी रिश्तेदार ने रुचि के परिवार वालों के बारे में बताया कि उनकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम रुचि और छोटी बेटी का नाम सीमा है। मुकेश जी, आरती जी और योगेश लड़की देखने के लिए रुचि के घर जाते हैं और वहाँ दोनों लड़कियों को देखते हैं। रिश्ता रुचि के लिए आया था, लेकिन उन्हें सीमा पसंद आ गई, क्योंकि सीमा देखने में एकदम सीधी साधी सादगी से भरी थी। जब योगेश ने सीमा को पसंद किया, तब रुचि जल भुन गई और तभी से वह उनसे बदला लेना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सीमा और योगेश की शादी हो गई। शादी के 2-3 साल बाद उनके एक बेटा हुआ। अब उनका परिवार पूरा हो चुका था, लेकिन वहीं दूसरी ओर रुचि उनसे बदला लेने की कई बार कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तब वह एक प्लान बनाती है कि वह सीमा को किडनैप कर लेगी और उसे मरा साबित कर देगी और वह योगेश से शादी कर लेगी। बाद में उसे सबक सिखाएगी। बहू, आरती को छोड़ दो, उस पर ऐसे अत्याचार मत करो। अब उससे और सहन नहीं होता है यह सब। बहू, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा और तुम्हें इस सेट के पैसे दे दूंगा। बेटा, वह मर जाएगी, अब उससे काम नहीं होता घर का। तुमने अगर समय रहते उसकी दवा कराई होती तो आज उसका यह हाल ना हुआ होता। हम दोनों से सारा काम करवाने के बावजूद भी तुम हमें समय से खाना नहीं देती हो। बिना कुछ खाए हम बूढ़ों के शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? जब हम दोनों लोग समय से कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारे शरीर में जान ही नहीं रहेगी। मुकेश जी अपनी बहू रुचि के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे, मगर उनकी बहू रुचि पर अपने ससुर की बातों का कोई असर नहीं होता दिख रहा था और वह लगातार अपनी सास को मार रही थी। क्यों बुढ़े, तुझे भी ज़्यादा चर्बी चढ़ रही है तो बता दे, मैं तेरी भी चर्बी उतार देती हूँ। तेरी जुबान आजकल कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। जो इस बुढ़िया के लिए बोल रहा है। आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा और अगर तुम दोनों ने अपने बेटे के सामने अपना मुंह खोलने की भी हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुढ़े, तुझे अच्छे से पता है ना कि मैं तेरी प्यारी पत्नी का वो हाल करूँगी, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करता जा, नहीं तो आगे उसके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों होगे। और बुढ़े, तू मुझे पैसे देने की बात कर रहा है ना, तो बता किसके घर में डकैती डालेगा? क्योंकि घर से बाहर तो तुझे कोई काम देने से रहा, इसलिए अपने मुंह पर ताला लगा और इसी घर में रह और चुपचाप यहाँ के काम कर, कहकर रुचि ने अपनी सास आरती जी को एक तरफ धक्का दिया, जिससे वह पास के ही फर्नीचर से टकराते टकराते बची। क्योंकि वक्त रहते मुकेश जी उनके आगे आ गए और उनकी पीठ उस फर्नीचर से जा लगी, जिससे उनकी चीख निकल गई, मगर उन्हें अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। वाह बुढ़े वाह, इस उम्र में भी तुझे इस बुढ़िया का ख्याल है। चलो अच्छा है, अब तो इस बुढ़िया को तड़पाने में मुझे और भी मज़ा आएगा। इतना बोल वह वहाँ से अपने कमरे में चली गई, मगर उसने यह ध्यान ही नहीं दिया कि मुकेश जी का पोता कब से दरवाजे की ओर छिपकर अपनी माँ की करतूतें देख रहा था। अपने दादा दादी के साथ माँ द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार होते देख मुकेश जी के पोते ईशु की आंखों में आंसू आ गए। रुचि के वहाँ से जाने के बाद ईशु अपने दादा जी के पास आया और उनसे बोला,
दादाजी, अब मुझसे आप दोनों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा आप लोग इस घर से चले जाओ। बाहर कहीं रहोगे तो कम से कम आपको कोई मारेगा तो नहीं, और ना ही आप दोनों के साथ माँ की तरह कोई दुर्व्यवहार करेगा, बल्कि यहाँ से तो ज़्यादा ही अच्छी हालत में रहोगे। मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ। माँ कैसी है यह तो आप जानते ही हैं। यीशु अपने दादाजी से यह सब कह रहा था और साथ में अपने हाथों से उनके आंसू भी साफ कर रहा था। मुकेश जी अपने पोते के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, हम दोनों यहाँ से चाह कर भी नहीं जा सकते। पर क्यों दादाजी, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से तो अच्छा आप लोगों का यहाँ से जाना होगा। मैं जानता हूँ बेटा, पर तू अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं तुझे कुछ भी नहीं बता सकता। नहीं दादाजी, आज आपको मुझे बताना ही होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आप लोग मुझसे छुपा रहे हैं, और मैं अब इतना भी छोटा नहीं हूँ जो मुझे कुछ भी समझ ना आए। आपको मेरी कसम दादाजी। मुकेश जी बोले, अगर तू सच जानना ही चाहता है तो सुन। फिर मुकेश जी ने उसे जो बताया उसे सुनकर यीशु सन्न रह गया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उनमें नमी आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी रुचि माँ ऐसी हो सकती है। पूरी बात सुनकर अनायास ही उसके मुंह से निकला, दादाजी, रुचि माँ को पहचानने में आपसे चूक कैसे हो गई, जबकि आप तो इंसान के चेहरे से ही पहचान जाते थे कि उस शख्स के मन में क्या चल रहा है और वह कैसा है। मुकेश जी बोले, बेटा, वह औरत भेड़ की खाल में भेड़िया निकली, जिसने अपने चेहरे पर अच्छाई का झूठा नकाब ओढ़ रखा है। उस नकाब की वजह से मैं उसे नहीं पहचान पाया और उसे इस घर में तेरी माँ बनाकर ले आया। मैं नहीं जानता था कि वह इतनी जल्दी अपना असली रंग दिखा देगी। बोलकर वह चुप हो गए और एकटक यीशु की ओर देखने लगे। उनके अचानक चुप होने पर यीशु हैरान था। वह उनसे कुछ कहता कि उसे अपने पीछे से रुचि की आवाज़ सुनाई दी, तो यीशु समझ गया कि उसके दादाजी क्यों चुप हो गए। रुचि मुस्कुराते हुए, अरे यीशु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ डिनर कर लो, फिर तुम्हें अपना होमवर्क भी तो करना है ना। पर माँ, दादा दादी यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? क्या वह हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे? देखो ना माँ, लगता है उन्हें चोट लग गई है, शायद इसलिए यहाँ ऐसे बैठे हैं। ऐसा करो माँ, आप इन्हें उठाने में मेरी मदद करो ताकि हम इन्हें खाना खिलाकर इनके रूम में पहुँचा सकें। यीशु की बातें सुनकर रुचि चौंक गई कि वह क्या कह रहा है, मगर वह उसके सामने कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने नफरत से अपनी सास आरती जी की ओर देखा और उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ी और दांत पीसते हुए बोली, हाँ बेटा, इनका ख्याल रखना हमारा ही फर्ज है और मैं यह फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी। फिर किसी को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ, हम यहाँ ठीक हैं। और बेटा, पहले तुम खा लो खाना, हम दोनों बाद में खा लेंगे। जाओ अपनी माँ के साथ। मुकेश जी उसकी बातों का मतलब समझकर यीशु को समझाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे दादाजी, आइए मेरे साथ डिनर करिए, फिर अपने कमरे में लेटकर आराम करना। यीशु उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, आइए चलिए उठिए जल्दी से, कितने दिनों से मैंने आपके साथ खाना नहीं खाया है। मुकेश जी को उठाते हुए यीशु बोला। यीशु तो बस इतना चाह रहा था कि उसके बूढ़े दादा और दादी जी को भूखा ना सोना पड़े। उसने यह भी सोच लिया था कि
उसे चाहे जो करना पड़े वह उन्हें भूखा नहीं रहने देगा। बस यही सोचकर उसने उन्हें अपने साथ बिठाकर खुद खाया और उन्हें भी खिलाया। जब मुकेश जी और आरती जी खाना खा रहे थे उस समय रुचि अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कहाँ आज मैं इन दोनों बुड्ढों को भूखा रखने वाली थी और कहाँ आज यह दोनों चाव से बैठकर पेट भर खाना खा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों से भूखे हों। वह यह सब सोच ही रही थी कि यीशु की आवाज़ से उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे माँ, आप खड़ी क्यों हो? आप भी डिनर करो ना। और देखो ना, पापा भी अभी तक नहीं आए हैं। हो सकता है उन्हें आने में देर हो जाए, इसलिए आप भी खा लो। अरे नहीं बेटा, तुम लोग खाओ, मैं तुम्हारे पापा के आने के बाद ही खाऊंगी। रुचि जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली। अब यीशु को यह कौन बताए कि उसकी माँ तो पहले से ही खा चुकी थी। सास ससुर तो यह सब जानते हुए भी चुप थे। आखिर पोते की वजह से उन्हें आज भर पेट खाना जो मिला था। मुकेश जी का बेटा योगेश देर रात घर तक वापस आया और सीधा अपने माता पिता के पास गया। थोड़ी देर उनसे बातचीत की, फिर अपने कमरे में आ गया। उसे देर से घर आया देख रुचि बड़बड़ करने लगी तो वह उसके पास गया और बोला, माफ़ कर दो रुचि, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मुझे आज आने में देर हो जाएगी। आगे से अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूँगा। रुचि चिढ़ते हुए बोली, वह सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा का क्या करूँ? योगेश ना समझी से बोला। मतलब? रुचि गुस्से से, मतलब यह योगेश की आज तुम्हारी माँ ने एक गिलास सेट तोड़कर खराब कर दिया। मैं कितना समझाती हूँ उन्हें कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लिया करें, पर नहीं, उन्हें तो सब कुछ बस खुद से ही करना है। एक बात मैं बता ही देती हूँ योगेश, तुम अपने माँ बाप को समझा लो कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करें, नहीं तो उन्हें चोट लग सकती है। वह अचानक ही अपनी बात बदलते हुए बोली तो योगेश बोला, एक गिलास ही तो टूटा है, टूट जाने दो। बचपन में मुझसे ना जाने क्या क्या काम बिगड़ा है, मैं दूसरा सेट ला दूंगा, कोई बात नहीं। वह मेरे माँ बाप हैं और वह अब बूढ़े हैं तो हो जाता है ऐसा। अब तुम इसे दिल पर मत लो, ठीक है, चलो अब सो जाओ। आज तो योगेश ने उसे समझा बुझाकर शांत करा दिया, मगर उस दिन क्या होगा जब योगेश को उसकी पत्नी की सच्चाई पता चलेगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा और अपने सास ससुर पर रुचि के अत्याचार भी बढ़ने लगे, जिससे उन्हें अपनी जिंदगी नरक के समान लगने लगी। मगर वह फिर भी चुप थे। जब रुचि उन्हें खाने को कुछ ना देती और स्टोर रूम में बंद कर देती थी, तब यीशु उन्हें कुछ न कुछ खाने को लाकर दे देता था, जिससे वह दोनों अपना पेट भर लेते थे। योगेश के आने के समय पर रुचि उन्हें स्टोर रूम से निकालकर उनके कमरे में पहुंचा देती थी। एक दिन बुखार आने की वजह से आरती जी और मुकेश जी से उठा नहीं गया तो रुचि ने सुबह सुबह ही उनसे अपशब्द बोलना शुरू कर दिया और उन्हें ज़बरदस्ती उठाकर घर के आंगन में ले आई। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कुछ काम करने का बोल दो तो तुम दोनों को मौत आ जाती है और खाने के लिए तुम्हें तरह तरह के व्यंजन चाहिए। इतना बोलकर उसने उन पर बर्फ़ का पानी डाल दिया। चूँकि हल्की सर्दी शुरू हो गई थी और उन्हें बुखार भी था, जिस वजह से वह दोनों बुढ़ा बुढ़ी बुरी तरह से कांपने लगे और रुचि से रहम की भीख मांगने लगे। घर में हुई चीख पुकार की आवाज़ सुन योगेश और यीशु
जल्दी से अपने कमरे से निकल कर आ गए। जब उन्होंने बाहर आकर आंगन का नज़ारा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अपने माँ बाप को इस हालत में देखकर योगेश की आंखों में गुस्सा भर आया और वह रुचि से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप के साथ इस तरह की हरकत करने की? आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। तुम चली जाओ इस घर से, नहीं तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। मैंने अपने माता पिता से आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की? अपने पति की बात सुनकर रुचि जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तेरा कौन सा घर है? मैंने तो तुझसे शादी ही इस घर और जायदाद के लिए की थी, ताकि तेरे बच्चे संभालने के लिए। अब इस घर पर मेरा हक है और तुम अगर चाहो तो तब भी मुझे पुलिस में गिरफ्तार नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरे हाथ तुम लोगों की सबसे कमज़ोर कड़ी है जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। उसकी यह बात सुनकर योगेश चौंक गया और बोला, किस कमज़ोर कड़ी की बात कर रही हो तुम? पीछे से यीशु आया और बोला, पापा माँ इनके कब्जे में है और कोई नहीं जानता इस समय वह कहाँ है। इतना बोल वह अपने दादा दादी को लेकर अंदर चला गया, जो कि अभी भी ठंड की वजह से कांप रहे थे। उन्हें कपड़े बदलवाने के बाद यीशु ने योगेश को बताना शुरू किया। उस दिन जब यीशु ने मुकेश जी से ज़बरदस्ती पूछा था कि उनके चुप रहने की क्या मजबूरी है, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी रुचि मासी ने तुम्हारी माँ को अपने पास कैद करके रखा है। दरअसल उनकी मृत्यु तो कभी हुई ही नहीं थी, वह तो सिर्फ रुचि का रचाया हुआ एक नाटक था जिसमें हम लोग फंस गए। उसने पहले सीमा के एक्सीडेंट का ढोंग रचा, उसके बाद अस्पताल से इसी के जैसी दिखने वाली डेड बॉडी ले ली और यह सीमा है कहकर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया और योगेश को बच्चों का हवाला देकर उससे दूसरी शादी कर ली। मगर एक दिन मैंने उसके इस झूठ को पकड़ लिया और उसी दिन से उसने हम पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। मैंने सीमा बहू के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की कि रुचि ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है, लेकिन मुझे अब तक कुछ भी पता नहीं चला। इसलिए मैं चुप हूँ और उसके सभी अत्याचार सह रहा हूँ, क्योंकि उसने हम दोनों को धमकी दी है। अगर हमने किसी के सामने अपनी जुबान खोली तो वह उसे मार देगी और तुझे और तेरे पापा को भी जहर देकर मार देगी और हमारे साथ तो न जाने क्या क्या करेगी। यीशु बेटा, अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। इतना बोल वह चुप हो गए। दरअसल रुचि और सीमा दोनों सगी बहनें थीं। सीमा की शादी के समय योगेश के लिए रुचि का रिश्ता गया था, मगर योगेश और उसके घर वालों को सादगी से परिपूर्ण सीमा पसंद आ गई। घर बार अच्छा होने की वजह से सीमा के माता पिता ने सीमा और योगेश की शादी कर दी। बस तभी से रुचि सीमा और उसकी किस्मत से जलने लगी और उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जिसमें सभी फंस गए। और तो और पापा मम्मी कभी कभी दादा दादी को मिर्च वाला खाना ज़बरदस्ती खिलाती थी। अपनी पत्नी की यह करतूतें सुन योगेश का खून खौल गया। उसने आँव देखा ना ताव और उसके चेहरे पर बहुत थप्पड़ मार दिए। योगेश, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगी। पर मैं भी क्या करती, तुम सबने मिलकर मेरी बेइज्जती की, इसलिए मैंने अपना बदला लिया
और मुझ पर हाथ उठाने से पहले यह सोच लो कि सीमा अभी भी मेरे पास है। मेरे एक इशारे पर मेरे लोग उसकी जान लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। रुचि की यह धमकी सुन योगेश ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। कौन से लोगों की बात कर रही हो रुचि? वह जो अब हमारे कब्जे में है या फिर इनके अलावा और कोई भी है? दरवाजे से आई इस आवाज को सुन रुचि और बाकी सभी लोग चौंक गए। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो वहां पुलिस खड़ी थी और उनके साथ खड़ी थी सीमा, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे न जाने कितने दिनों से भूखा रखा गया हो और उसके साथ मारपीट की गई हो। अपनी माँ को देख ईशु भागकर सीमा के पास गया और उससे लिपट गया। ईशु और पुलिस को अचानक वहां आया देख रुचि के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह डरते हुए लेडी कांस्टेबल से बोली, आपको यह सब कैसे पता चला? उसकी बात सुन ईशु आगे आया और गुस्से से बोला, मैंने सब कुछ बताया है इन्हें। उस दिन जब आपने मेरे दादा दादी को मारा था तब मैंने सब कुछ देखा और सुना था और आपके वहाँ से जाने के बाद मेरे बार बार पूछने पर दादा जी ने मुझे आपकी सारी सच्चाई बता दी। अगले दिन मैं स्कूल जाने के बहाने घर से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन गया और आपके बारे में सब कुछ बताया। मेरी बात सुन वहाँ किसी को भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने आपकी हरकतों की वीडियो बनाई जिसमें आप दादा और दादी को स्टोर रूम में बंद करती थी और उन्हें खाना नहीं देती थी। वही वीडियो मैंने फिर इन्हें दे दी और फिर इन लोगों ने आप पर नज़र रखना शुरू कर दिया और देखो उसका नतीजा हम सबके सामने है। ईशु की पूरी बात सुन रुचि आग बबूला हो गई और उसकी तरफ गुस्से से बढ़ी। उसने जैसे ही उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो सीमा ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर उसे एक थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। यह मेरा घर है। मैं तुम सबको जान से मार दूंगी। रुचि भड़कते हुए बोली, किस घर की बात कर रही हो तुम? यह घर शादी होते ही माँ पापा ने मेरे नाम कर दिया था। सीमा हंसते हुए बोली, बुढ़े मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। कहकर रुचि जैसे ही मुकेश जी पर हमला करने को हुई कि तभी एक लेडी कांस्टेबल ने आगे आकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया और उसकी हथकड़ी पहना दी। उसके बाद पुलिस उसे वहाँ से लेकर चली गई। रुचि उन सभी के आगे बहुत गिड़गिड़ाई मगर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। आरती जी ने उसे कहा, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सीमा को इतने दिनों बाद अपने सामने देखकर वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। रुचि जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। वहीं दूसरी ओर सीमा अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से जीवन बिता रही है। सीमा और उसके घर वालों को यह अंदाज़ा ही नहीं था कि उसकी बहन उसके साथ इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकती है, वह भी जलन के चलते। बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, यह तो प्रकृति का नियम है। योगेश को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि रुचि ने ऐसा कोई प्लान बनाया है, लेकिन वहीं उसके माँ बाप को इस बारे में पता चल गया था। इसी कारण रुचि आरती जी और मुकेश जी को बहुत सताती थी, उन पर अत्याचार करती थी, जिस कारण वह दोनों अंदर से बहुत
टूट चुके थे। तो दोस्तों, रुचि ने अपने सास ससुर के साथ इतना गलत किया, उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।